अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में वी आर कंटिन्यूइंग द पेपर विच इज़ मई जून 2024। लेटेस्ट पेपर है, इसी साल का पेपर है। हम उसका सब्सिक्वेंट सेकंड पार्ट करने लगे हैं। तो जिस बच्चे ने इस वाली वीडियो का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा, डू वॉच दैट वीडियो एंड जंप ऑन टू दिस वीडियो। अच्छा बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन कुछ दिल की बातें हो जाएं। बात ये है कि जितने भी आपके टीचर्स होते हैं ना, टीचर को आपसे कोई ग्रज नहीं होता कभी भी। टीचर आफ्टर योर पेरेंट्स टीचर ही होते हैं जो आपके वेल विशर्स होते हैं। मेरे अपने स्टूडेंट जो है CSS ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। आप बिलीव नहीं करें या करें, आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स, मेरे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स हैं एंड दे आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैम, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद मी। टीचर्स आर योर वेल विशर्स। सो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, एक स्कीम दे रहा हूँ। हम आपके लिए फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्लेट क्या एफर्ट करें जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। डू लीव योर कमेंट्स बिलो द वीडियो, आप हमें बताएं। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, ये लव वन साइडेड नहीं है, ये टू साइडेड लव है। अगर आप लोगों को ग्रेड लेना है, यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर, और आपको एक प्योर एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा अपने आप को चैनलाइज करना पड़ेगा, रूटीन में आना पड़ेगा। इन दैट वे यू विल बी एबल टू मैनेज द थिंग्स। सो लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अटैम्प्ट कर लिया था। वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 विच सीम्स टू बी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू कैपेसिटर्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. Okay, in question number 6, two capacitors X and Y are connected in series to power supply of voltage V as shown in figure 6.1. The capacitance of X is Cx and capacitance of Y is Cy. ठीक है बच्चों, फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है Cx और सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है Cy, राइट। Derive an expression in terms of Cx and Cy for the combined capacitance Ct. Generally T का मतलब होता है total. So basically Ct is total capacitance of the capacitors in the circuit. Do explain the reasoning. तो बच्चों reasoning को explain करते हुए firstly you will write charge is constant in series. So charge is represented by symbol Q ना. Charge is constant in series. एंड वोल्टेज डिवाइड्स इन सीरीज। ठीक है, वोल्टेज जो है वो सीरीज में डिवाइड होती है। तो आप लोग लिखेंगे द टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी विच इज वोल्टेज V इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर विच इज Vx प्लस Vy. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है बच्चों Q इक्वल्स CV, राइट। आउट ऑफ दिस फॉर्मूला मेक V सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, सो V इज कमिंग आउट टू बी Q ओवर C. तो आप जनाब यहां पर लिखेंगे Q टोटल ओवर C टोटल इज इक्वल टू QX ओवर CX प्लस QY ओवर CY, राइट। अब आप इसको अप्लाई करें कि जनाब सीरीज में चार्ज जो है दैट इज कांस्टेंट। आप दोबारा लिख सकते हो चार्ज इज कांस्टेंट इन सीरीज। ठीक है, तो चार्ज जो है वो दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट इन सीरीज। 1 ओवर C टोटल इज इक्वल टू Q टाइम्स 1 ओवर CX प्लस 1 ओवर CY. As charge is constant in series, चार्ज से कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। और सिंपली यू कैन राइट दैट 1 ओवर C टोटल इज इक्वल टू 1 ओवर CX प्लस 1 ओवर CY. ठीक है, आपको जब हम पढ़ाते हैं तो बार बार इस चीज़ पर एम्फेसिस करते हैं कि डेरिवेशंस को याद रखें। डेरिवेशंस एग्जाम में आती हैं रैंडमली। जब भी मैं एग्जाम में डेरिवेशन दे देता हूँ बच्चे कहते हैं डेरिवेशन क्यों दिया आपने? बच्चों डेरिवेशन एग्जाम में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आए। टू कैपेसिटर्स P एंड Q आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, ऊपर जो डायग्राम है वो सिर्फ उसने डेरिवेशन के लिए ड्रॉ की है। अब जो दो कैपेसिटर्स हैं
दे आर कैपेसिटेंस, पहले x और y थे, अब p और q है. So it is entirely a new situation, right? P and Q are connected in parallel to the power supply of voltage V, right? The capacitance of P is 200 microfarads, right? And the capacitance of Q can be varied between 0 and 400 microfarads. Show that the supply voltage V is 5 volts. ठीक है. Total energy stored when QC is 0 is 2.5 microjoules, sorry millijoules. तो बच्चों क्या है कि दो कैपेसिटर्स को आपने पैरेलल में ज्वाइन किया लाइक दिस. एक कैपेसिटर P है, एक कैपेसिटर Q है, और इसके साथ एक पावर सप्लाई लिखी हुई है, उसकी वोल्टेज V है. यू हैव टू शो कि इसकी वोल्टेज जो है वो है जनाब 5 वोल्ट्स. ठीक है. अच्छा, अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल? बच्चों पैरेलल में कैपेसिटेंसेस सिंपली ऐड होती हैं. सो टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस P, कैपेसिटर P प्लस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर Q. P इज अ फिक्स कैपेसिटर ऑफ 200 माइक्रोफैरेड्स, और वो कह रहा है जो इनिशियली Q की कैपेसिटेंस है वो 0, तो यहाँ से आपके पास जनाब टोटल कैपेसिटेंस आ गई है 200 माइक्रोफैरेड्स. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस? एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ CV². ठीक है. जब फुली चार्ज होगा तो ये वोल्टेज जो होगी वोल्टेज ऑफ बैटरी के इक्वल होगी. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर इज 2.5 10 raised to power minus 3 joules. 1 by 2 multiplied by C, which is 200 into 10 raised to power minus 6. ठीक है. Multiplied by V square. Out of this formula, find out the value of V. So 2.5 multiplied by 10 raised to power minus 3 multiplied by 2 divided by 200 into 10 raised to power minus 6. And under root of this answer is exactly 5. So this answer is बच्चों 5 volts. यही शो करना था. अच्छा, बेसिकली इसमें दोनों पार्ट्स जो थे वो शो वाले पार्ट्स थे. आपने वैल्यू ऑफ वोल्टेज शो करनी थी और ऊपर वाले में आपने एक डेरिवेशन करनी थी. सो इनडायरेक्टली आपको आंसर्स पता थे, लेकिन आप लोगों ने फॉर्मूलाज का लिखना है, फॉर्मूला स्किप नहीं करने. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में कैपेसिटर्स वर इन सीरीज, ठीक है, और सेकेंड पार्ट में कैपेसिटेंस आर इन पैरेलल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन मिली जूल्स स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन CQ हैज मैक्सिमम वैल्यू. अच्छा बच्चों, CQ की जो वोल्टेज है वो कैपेसिटेंस जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकती है? इट कैन बी वेरीड बिटवीन 0 एंड 400 माइक्रोफैरेड. सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 400 माइक्रोफैरेड्स. ठीक है. सो वो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CQ इज 400 microfarads. What will be the total capacitance at this time? Capacitance P की capacitance और Q की add कर लें. This will be 200 microfarads plus 400 microfarads, and this value is 600 microfarads. Right? Okay. अब आपके पास एक बैटरी है और दो कैपेसिटर्स हैं पैरेलल में. तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहती है. सो आप एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे. एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ CV². 1 by 2 multiplied by effective capacitance, which is 600 into 10 raised to power minus 6, right? And voltage of the battery, you already have found this value, which is 5. यहाँ से let's find out the value, which is 1 by 2 multiplied by 600 multiplied by 10 raised to power minus 6 multiplied by 5 square. बच्चों this value is 7.5 into 10 raised to power minus 3. 7.5 into 10 raised to power minus 3 joules.
7.5 इंटू 10⁻³ जूल्स। ठीक है। अच्छा, मिली जूल्स में आंसर देना है ना, तो आपको 10⁻³ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जब इसकी कैपेसिटेंस 0 थी, सो एनर्जी वॉज स्टोर्ड ओनली ऑन कैपेसिटर पी, और वो एनर्जी की वैल्यू गिवन थी, दैट वाज 2.5 मिली जूल्स। लेकिन जब कैपेसिटेंस क्यू की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करके मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल कर दिया, तो आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 7.5 मिली जूल्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट 3 ऑन फिगर 6.1 स्केच द वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर्स, दोनों कैपेसिटर्स की एनर्जी की बात कर रहा है, और टोटल एनर्जी, सो उसका फुल एम्फेसिस किस चीज पर है? कलेक्टिव एनर्जी स्टोर्ड ऑन टू कैपेसिटर्स। ठीक है, एज सी क्यू वेरीज फ्रॉम 0 टू 400 माइक्रोफैराड। बच्चों इस वाले पार्ट को जरा ध्यान से देखें। जब मैं कह रहा हूं ध्यान से देखें, तो यू हैव टू कीप योर फोकस ऑन द क्वेश्चन, राइट? डेविएट ना हो जाना, मरी ना पहुंच जाना। ओके जनाब, जब ट्रिक क्या है इसमें, अलोंग एक्स एक्सिस कैपेसिटेंस सिर्फ सी क्यू है, सिर्फ कैपेसिटर क्यू की कैपेसिटेंस है, और वाई एक्सिस पर कैपेसिटर क्यू की एनर्जी नहीं है, दोनों की कंबाइंड कलेक्टिव एनर्जी है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स। ठीक है, तो जब क्यू की कैपेसिटेंस 0 थी, उस वक्त टोटल एनर्जी स्टोर्ड, याद रहे उस वक्त एनर्जी सिर्फ एक कैपेसिटर पे स्टोर थी, दैट कैपेसिटर वाज पी, वो 2.5 मिली जूल्स थी। ठीक है, सॉरी 0 फैरेड्स। तो जब Q की वैल्यू 0 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी सिर्फ P पर स्टोर थी, वो कितनी थी? 2.5 मिली जूल्स। जब आपने इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया, और आपने प्रीवियस फाइंड कर लिया है कि जब टोटल कैपेसिटेंस सी पी और सी क्यू की टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू, सॉरी क्यू की कैपेसिटेंस जब 4 थी, 400 माइक्रो फैरेड्स थी, तो टोटल कैपेसिटेंस उस वक्त 600 माइक्रो फैरेड्स थी, और उस वक्त एनर्जी स्टोर्ड वाज 7.5 मिली जूल्स। ठीक है, क्यू की कैपेसिटेंस कितनी है बच्चों? क्यू की कैपेसिटेंस है 400 माइक्रोफैराड्स, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी स्टोर्ड ऑन बोथ कैपेसिटर्स इज 7.5 मिली जूल्स। तो 400 की कॉरेस्पॉन्डिंग आप पॉइंट ड्रॉ करेंगे इन फ्रंट ऑफ 7.5 मिली जूल्स, और इस पॉइंट को डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। उसकी रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ CV²। ठीक है, क्या चीज कांस्टेंट है? बल्कि कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज कांस्टेंट है। वोल्टेज इज कांस्टेंट इन पैरेलल, राइट? एनर्जी का रिलेशनशिप देखना है आपने इंक्रीज इन कैपेसिटेंस के साथ, वेयर वोल्टेज ऑफ बैटरी इज कांस्टेंट विच इज 5 वोल्ट्स, तो V² भी कांस्टेंट होगा और हाफ भी कांस्टेंट होगा। यू कैन क्लियरली सी दैट एनर्जी स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द अदर नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस विल ब्रिंग यू 2 मार्क्स। ठीक है, तो एक कैपेसिटर का क्वेश्चन भी है, आपने डिटेल्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है फॉर 10 मार्क्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। दिस क्वेश्चन इज स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो आप लोग लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF is directly proportional, induced EMF is directly proportional to, बताइए किसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ठीक है,
जब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज वेरी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है, राइट। और बेसिकली मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में इसी चीज़ को आगे वो कैलकुलेट भी करवाएगा। फिगर 7.1 शोज अ कॉइल एट रेस्ट। तो वो जो एक सेंट्रल कॉइल है ये रेस्ट पे है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कॉइल। अच्छा बच्चों, ये एक्सिस ऑफ द कॉइल के साथ तो पैरेलल है, ठीक है। एक्सिस ऑफ द कॉइल बच्चों इस सेंट्रल लाइन को कहेंगे जिसके अलोंग ये कॉइल अलाइंड है, ठीक है। लेकिन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, अब जरा यहां पर देखें कि यहां पे आपके पास इट इज कनेक्टेड विद सेंटर 0 वोल्ट मीटर। कॉइल के साथ कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, लेकिन ये ईएमएफ मेजरेबल है, ये वोल्टेज मेजरेबल है जब इस कॉइल के अंदर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो उसकी वजह से अगर कोई ईएमएफ इंड्यूस होगी तो ये वोल्ट मीटर हमें वो मेजर करके बताएगा, राइट। द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ सेंटर 0 वोल्ट मीटर। द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम, ठीक है। सो वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विल रिजल्ट इन वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। द कॉइल कंसिस्ट ऑफ 340 टर्न्स, each has cross sectional area of 3.2 times 10 raised to power minus 4 meter square. Calculate the maximum magnetic flux through the one coil of the, okay, 1 turn of the coil में magnetic flux calculate करना है। The formula of magnetic flux is phi equals B A sin theta, जो कि इस केस में 90 है, राइट। सो आपने फाई फाइंड करना है। फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की भी ग्राफ से मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है और एंगल ऑफ फील्ड लाइंस विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 90, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द कॉइल इज B is along y-axis. This is the maximum value which is, रीड करनी पड़ेगी, 4 है और 4 से 8 तक जो है उसने इसको स्प्लिट किया हुआ है 10 स्मॉल डिवीजन्स में। सो 4 ईच स्मॉल डिवीजन है 0.4। यहाँ तक जो फिर वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी 7.2 एंड डेफिनेटली आप वाई एक्सिस के यूनिट को इग्नोर नहीं करोगे। दिस इज इन मिली टेस्ला, राइट। यू विल राइट 7.2 into 10 raised to power minus 3 millitesla, right? Cross sectional area is 3.2 into 10 raised to power minus 4 sin 90, right? So 7.2 into 10 raised to power minus 3 multiply by 3.2 into 10 raised to power minus 4 multiply by sin 90, which is 1. Answer is 2.3 into 10 raised to power minus 6 Webers. 2.3 into 10 raised to power minus 6 Webers. Right? Let's move on to the next part. Determine the maximum rate of change of magnetic flux linkage of the coil. जी बच्चों, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है ग्राफ से कि किस पॉइंट पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। देखें, अगर आप कहते हैं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मैक्सिमम, आई एग्री विथ यू, लेकिन चेंज नहीं हो रही इस पॉइंट पर। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट होता है जनाब 0। सो किस पॉइंट पर मैक्सिमम चेंज इज टेकिंग प्लेस, दैट पॉइंट इज दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पर इस ग्राफ का ग्रेडियंट मैक्सिमम है, जिस पॉइंट पर इस ग्राफ का ग्रेडियंट
मैक्सिमम है, ठीक है। सो यहां पर देखें, दिस इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. For that I am drawing a line with a different color so that it is clearly readable to you. ठीक है. The coordinate of this point is 0 and 1.2 and coordinate of this point is 0.9 alongside with 8. ठीक है. So बच्चों gradient यहीं पे find कर लेते हैं. Gradient of this graph will give you change in magnetic flux with respect to time. ठीक है. Change in magnetic flux is 8 minus 1.2 which is in millitesla. So 10 raised to power minus 3 divided by time. So time here is 0.9 minus 0. ठीक है. Let's find out the value of gradient. कैलकुलेशन एरर्स की माफ़ी है, आप कॉन्सेप्ट पे ज़रा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा. 8 minus 1.2 into 10 raised to power minus 3 divided by 0.9. Gradient is coming out to be 7.555 into 10 raised to power minus 3. तो जनाब यहाँ पर मैं लिखूँगा gradient of this graph is equal to change in magnetic flux with respect to time, and that gradient is coming out to be 7.55 recursive into 10 raised to power minus 3. ठीक है. अब आपने क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. ठीक है. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का सिंबल एन फाई. ठीक है. इसमें चेंज फाइंड आउट करनी है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है. दैट इज इक्वल टू डेल्टा एन बी ए साइन 90 डिवाइडेड बाय टी. थोड़ा सा रीअरेंज करने दें मुझे. एन बी कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल. ठीक है. याद रखना, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कंसिडर करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट आएंगे. एन बी कॉन्स्टेंट, एरिया ऑफ कॉइल भी कॉन्स्टेंट. ठीक है. तो आप लिखेंगे एन मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. अब नंबर ऑफ टर्न्स देखें कॉइल के, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर 340 एंड एरिया इज 3.2 टाइम्स 10 रेज़्ड पावर माइनस 4. ठीक है. 340 मल्टीप्लाई बाय 3.2 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 4. ठीक है. राइट. अब आप मुझे ये बताइए कि आप इस चेंज को किस चीज से रिप्लेस कर सकते हो? भाई ये ग्रेडियंट है. आप एनालिटिक्स की तरफ जाइए, आप एनालिसिस की तरफ जाइए, आप ग्राफ से वैल्यूज को निकालने की तरफ जाइए कि ग्राफ से वैल्यूज कहाँ निकालते हैं, ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है, उसको इक्वेशन में कैसे फिट इन कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी. ठीक है. आप खुद से प्रैक्टिस करें, आप मिस्टेक्स करें, आप टीचर से पूछें, आप बुक से हेल्प लें. तो ग्रेडियंट रिप्लेस करें यहाँ पर, एंड दैट ग्रेडियंट इज 7.5 टाइम्स 10 रेज़्ड पावर माइनस 3. राइट. आपको लगता होगा पेपर करना आसान है, लेकिन समझाना और ज़्यादा आसान नहीं है, मुश्किल है समझाना. ठीक है. तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपके लिए एफर्ट पुट इन हो रही है. दिस इज 7.55 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 3. ठीक है. लेट्स फाइंड आउट दिस वैल्यू यूजिंग कैलकुलेटर. सो दिस इज 340 मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 7.55 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर माइनस 3. ठीक है. दिस वैल्यू इज 8.2 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 4. ठीक है. स्टेट द मैक्सिमम EMF V नॉट इंड्यूस्ड इन द कॉइल. भाई वो कैलकुलेट क्यों नहीं कह रहा, वो सिर्फ स्टेट क्यों कह रहा है? भाई मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज द मैक्सिमम वोल्टेज. व्हाट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. भाई हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की ही तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की, वही तो मैक्सिमम EMF है. तो जनाब जो आपका ये आंसर आया है, आपको यही वाला आंसर एज इट इज नेक्स्ट पार्ट में लिख देना है, विच इज 8.2
मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ वोल्ट्स। समझ आई? ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अब मुझे आप ये बताइए कि ये मैक्सिमम वोल्टेज बेटा किस पॉइंट पर प्रोड्यूस हो रही है? ये मैक्सिमम वोल्टेज टाइम की किस वैल्यू पर प्रोड्यूस हो रही है जिस पॉइंट पर ग्रेडियंट मैक्सिमम है? और अगर आप गौर से देखें तो वो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो ऑलमोस्ट 0.5 सेकेंड्स पे आ रही है, 0.5 सेकेंड्स पे। ठीक है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम है और पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, बट विद नेगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो 0.5 सेकेंड्स पे दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी मैक्सिमम नेगेटिव। तो आप इसका पॉइंट प्लेस करेंगे यहां पे। ठीक है, 1 सेकेंड पे दिस वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है। 1 पे जो है अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट होता है बच्चों 0। सो पॉइंट विल बी प्लेस्ड हेयर। अब आपके पास लीड आ गई है कि आपने नेक्स्ट वाले पॉइंट्स किस तरह से प्लॉट करने हैं। ठीक है, सो जब मैक्सिमम नेगेटिव ग्रेडियंट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी मैक्सिमम पॉजिटिव, अ पॉइंट विल बी प्लेस्ड हियर, और आप इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। ऑल द वे अप टू 6 सेकेंड्स आपने स्केच करना है, और आपने एग्जाम में ये वाला ग्राफ बच्चों पेंसिल से स्केच करना है। सो दीज आर द पॉइंट्स। याद रहे कि देयर इज अ चांस कि आप इसमें एक मिस्टेक कर बैठें। आप ये कर सकते हो, मिस्टेक ये कर सकते हो कि जब फ्लक्स मैक्सिमम है उस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमम है। नो, अ बिग नो। एक मार्क तो डिडक्ट होगा फेज शिफ्ट करने का। ठीक है, इनफैक्ट फेज शिफ्ट करना है, और याद रखिएगा ये फेज शिफ्ट हमेशा 90 डिग्री के एंगल से होता है। जब वोल्टेज मैक्सिमम है बेटा, वो टर्निंग पॉइंट है, और टर्निंग पॉइंट पर ग्रेडियंट या स्टीपनेस 0 होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0। जहां पर मैक्सिमम ग्रेडियंट है वहां पर मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस होगी। राइट? सो ये पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करते हुए आपने साइनोसॉइडल ड्रॉ करना है और पेंसिल से स्केच करना है, और एग्जाम में आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको स्केच कर पाएंगे। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। मैंने तो बड़ा स्पीड में ड्रॉ कर दिया है, आपकी भी जब प्रैक्टिस होगी तो आप भी स्पीड में ड्रॉ कर देंगे। राइट? ओके, द वेरिएशन ऑफ v with time t can be described as v equals a sine of bt. Right? Determine the value of a, give units with your answers. Okay, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो आपने एक वेव ड्रॉ की है इसका टाइम पीरियड कितना है? इसका टाइम पीरियड इज 2 मिली सेकेंड्स। ठीक है, ऊपर भी जो फ्लक्स वेरिएशन थी उसका टाइम पीरियड कितना था? उसका टाइम भी यहां से लेके बच्चों यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, टाइम वॉज 2 मिली सेकेंड्स। So basically this is the general equation of voltage, which is V equals V naught sine omega t. V equals A sine BT. ठीक है, so basically B जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और A जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज है। So इस कंपैरिजन मेथड से आप ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करिए विच इज बी, एंड मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट इज ए। तो थर्ड टाइम पूछ रहे हैं आपसे मैक्सिमम वोल्टेज कैसे? ये भी मैक्सिमम इंड्यूस्ड वोल्टेज थी, ये भी मैक्सिमम इंड्यूस्ड वोल्टेज है, और लिखा भी हुआ है साथ वी नॉट। अब यही मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो ए है। सो ए इज इक्वल टू वी नॉट विच इज 8.2 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट्स। राइट? ए इज इक्वल टू वी नॉट विच इज इक्वल टू 8.2 इंटू 10⁻⁴ volts. So magnitude of A is 8.2 into 10⁻⁴, and its SI unit is volts. ठीक है, अब आपके पास इन वेव्स का, इन साइनोसॉइडल्स का टाइम पीरियड है विच इज, व्हाट वाज द टाइम पीरियड? 2 milliseconds. और यू कैन से 2 divided by 1000 which is 0.002 seconds. ठीक है, आप B की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? B इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल्स 2 पाई ओवर कैपिटल T। ठीक है, 2 पाई ओवर 0.002। वर्क आउट दिस वैल्यू फ्रॉम योर कैलकुलेटर।
So this is 2 pi divided by 0.002. 3142 आ रहा है तो हम 3SF में लिख देते हैं जनाब 3140 रेडियंस पर सेकेंड. So this value is 3140 radians per second, right? So this was hell of a question and it has a lot of marks. You cannot skip 14 marks. ठीक है बच्चों, अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करके रिफ्रेश होने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मूड चेंज करने की कोशिश करते हैं. वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 और आपके पास तो एक अब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रम गिवन है. अगर कलर्ड होता तो हम बता देते. अगर आपके पास एक कंटिन्यूस कलर्ड बैंड पे डार्क बैंड्स होते तो वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और अगर आप डार्क बैकग्राउंड के साथ ब्राइट लाइंस देखते तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है. खैर यहाँ से तो पता नहीं चल सकता, नोट्स में क्लियरली मैंशनड है. यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, राइट. फिगर 8.1 शो अ पार्ट ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल रेडिएशन emitted by hydrogen gas in a star, not in earth, in a star in a distant galaxy. एक दूर की गैलेक्सी के स्टार के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है ये उसका एमिशन स्पेक्ट्रम है. ठीक है, याद रहे डिस्टेंट स्टार्स आर मूविंग अवे फ्रॉम अस एंड दे शो रेड शिफ्ट ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट. व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे से अवे जा रहा है तो उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी स्लाइटली greater, observed wavelength will be slightly lesser, और उसकी observed wavelength will be slightly shifted towards which color of the visible spectrum? Red color, and that is called red shift. सबसे पहले आप स्पेक्ट्रम में देखें बेटा, राइट साइड पर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज टुवर्ड्स राइट. ठीक है, तो राइट साइड पर कौन सा कलर होगा? वायलेट कलर होगा. ठीक है, और एक्सट्रीम लेफ्ट पर कौन सा कलर होगा? एक्सट्रीम लेफ्ट पे देयर विल बी रेड. ठीक है, द गैलेक्सी इज मूविंग अवे. एक जनरल रूल है कि गैलेक्सी अवे ही मूव करती है फ्रॉम द अर्थ एट स्पीड ऑफ 6.2 टाइम्स 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड, राइट. एक्सप्लेन हाउ द पोजिशन ऑफ द लाइन्स इन द एमिशन स्पेक्ट्रम सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ डिफर फ्रॉम द पोजिशन शोन इन फिगर 8.1. तो बच्चों आपने बताना है कि ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं ये रेड शिफ्ट शो करेगा बिकॉज द सोर्स ऑफ लाइट विच इज एमिटिंग लाइट विच इज अ स्टार इन अ डिस्टेंट गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, दैट विल शो रेड शिफ्ट. ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द पोजिशन ऑफ द लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ डिफर फ्रॉम द पोजिशन. तो बच्चों आपने बताना है अर्थ पे जो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा उसकी वैल्यूज थोड़ी सी टूवर्ड्स वॉयलेट होंगी. ठीक है, lines will be slightly towards left of each line, as that does not show a red shift. Right? On figure 8.1, draw the three lines in possible position in the spectrum seen by the observer. ठीक है जी बच्चों, जो अर्थ से लाइट आ रही होगी वो रेड शिफ्ट शो नहीं करेगी. ठीक है, सो जो आप लाइंस ड्रॉ करेंगे एग्जाम में पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा वो स्लाइटली टूवर्ड्स वॉयलेट होंगी. एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं क्यों. स्लाइटली अप्रॉक्सीमेशन से आप सेम डिस्टेंस ड्रॉ कर दें. आपने ये वाली लाइंस ड्रॉ करनी है फॉर पार्ट A2. अब जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें. फिगर 8.1 शोज एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल रेडिएशन एमिटेड बाय हाइड्रोजन गैस इन अ स्टार इन अ डिस्टेंट गैलेक्सी. बच्चों जो स्टार इन अ डिस्टेंट गैलेक्सी है वो रेड शिफ्ट होने के बाद ये शिफ्टेड लाइंस आ रही हैं आपके पास. सो ये एक्चुअल लाइंस हैं. तो ये बेसिकली लाइन जब ये स्लाइटली टूवर्ड्स इधर है तो ये जो आपके पास सॉलिड लाइंस जो है पेपर में ड्रॉ हुई हैं ये रेड शिफ्टेड लाइंस हैं. इन्होंने रेड शिफ्ट शो
किया हुआ है, दैट्स वाई दे आर स्लाइटली टूवर्ड्स विच कलर, टूवर्ड्स रेड ऑफ द स्पेक्ट्रम, राइट. The line in figure 8.1 correspond to the electron transitions down to the energy level minus 3.4. One of the line represent emitted wavelength of 488 nanometers. Calculate the energy of photon of this radiation in joules. तो बच्चों, what is the formula of energy of photon in joules? Energy of photon in terms of wavelength is equal to hc over lambda, right? H is Planck constant, c is speed of light in vacuum, and lambda is the wavelength of that particular photon. Planck constant is 6.63 into 10 raised power minus 34 गिवन होता है डाटा में, मुझे याद है मैंने लिख दिया, आप डाटा से देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं. c is 3 into 10 raised power 8 divided by lambda which is 488 nano is 10 raised power minus 9, right? 6.63 into 10 raised power minus 34 multiply by 3 multiply by 10 raised to power 8 divided by 488 into 10 raised to power minus 9. In joules, this value is coming out to be 4.08, 4.075 है, 3SF के लिए it is 4.08 times 10 raised to power minus 19 joules. Okay, determine the energy in electron volts from which the electron transition originates. अच्छा बच्चों, आपको ये पता है कि हायर एनर्जी लेवल्स जो होते हैं दे आर एट मच हायर एनर्जी, उनकी वैल्यूज लेस नेगेटिव होती हैं, लेस नेगेटिव एसोसिएट्स टू हायर एनर्जी लेवल्स. तो बेसिकली आप सबसे पहले इस फोटोन की एनर्जी को फाइंड आउट करें इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो फोटोन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स विल बी 4.08 into 10 raised power minus 19 divided by 1.6 into 10 raised power minus 19. बिकॉज अगर आपने एनर्जी इन जूल्स को एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है, सो यू विल डिवाइड द गिवन वैल्यू बाय 1.6 into 10 raised power minus 19. सो डिवाइड करने के बाद जनाब आपके पास वैल्यू आ रही है 2.55. 2.55. इसका मतलब ये है कि हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आया है तो इतनी एनर्जी रिलीज की है, ठीक है. सो एनर्जी ऑफ दैट शेल विल बी दिस मच ग्रेटर देन द करंट एनर्जी, राइट? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स प्लस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है. बेसिकली एनर्जी एमिट करने के बाद एनर्जी मोर नेगेटिव हुई ना, तो ये एनर्जी जितनी एमिट हुई है उसमें ऐड बैक करें ताकि आपके पास हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी आए. दिस विल बी माइनस 3.4 प्लस 2.55. दिस वैल्यू इज माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. बच्चों, ये हायर एनर्जी लेवल था, ये लोअर एनर्जी लेवल है. हायर एनर्जी लेवल की वैल्यू इज मोर नेगेटिव, सॉरी लेस नेगेटिव, विच इज माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है. लोअर एनर्जी लेवल इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है. तो जब एक फोटोन एमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुई फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. इलेक्ट्रॉन इस साइड पर शिफ्ट हुआ, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है. और आपके पास फोटोन एमिट हुआ कितनी एनर्जी का? इट हैड एनर्जी ऑफ 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो डेफिनेटली कि जब इस शेल से या इस एनर्जी लेवल से इस शेल पे आएगा, सो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज दिस मच. सो बेसिकली आपने यहाँ पर एक रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के ये वाली एनर्जी फाइंड आउट की है. द एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल इज माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा. डिटर्मिन द वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स ऑफ दिस रेडिएशन एज डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है. बच्चों, ऑब्जर्वर से डिटेक्ट होते हुए इसमें शिफ्ट आ जाता है, एंड यू कॉल दैट शिफ्ट रेड शिफ्ट, ठीक है. सो चेंज इन वेवलेंथ कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द इक्वेशन v डिवाइडेड बाय c टाइम्स एक्चुअल वेवलेंथ, वेयर v इज द सोर्स वेलोसिटी. सोर्स वेलोसिटी कितनी थी? सोर्स वेलोसिटी वाज वेलोसिटी ऑफ द गैलेक्सी जिससे वो अवे मूव कर रही है. 6.2 into 10 raised power 6, 6.2 into 10 raised power 6 divided by
3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वेवलेंथ. एक्चुअल वेवलेंथ गिवन थी, याद तो अब नहीं ना की हमने, तो ऊपर से देख लेते हैं. दिस वैल्यू वॉज 488 नैनोमीटर्स. आप यहाँ पर 488 ही लिख दो. डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो नैनोमीटर्स की टर्म्स में होगा, राइट. सो 6.2 इंटू 10⁶ divided by 3 into 10⁸ multiplied by 488. ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ रही है 10 नैनोमीटर्स. ठीक है. डिटर्मिन द वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स ऑफ द रेडिएशन एज डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर. बच्चों रेड शिफ्ट होने के बाद वेवलेंथ विल स्लाइटली शिफ्ट टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, रेड शिफ्ट हो जाएगा. सो ये वैल्यू ऑफ चेंज इन वेवलेंथ जो है एक्चुअल वेवलेंथ में ऐड हो जाएगी, राइट. तो आप लोग लिखेंगे वेवलेंथ, शिफ्टेड वेवलेंथ इज 488 प्लस 10 विच इज 498 nanometers. 498 nanometers, right. Now finally you have to find the value for the Hubble constant Hubble constant is 2.3 into 10⁻⁻18. Determine the distance of galaxy from the earth. जी बच्चों, आपको पता है distance of galaxy is directly proportional to the speed of recession, where this h naught is Hubble constant जो आपको ऊपर टॉप पे गिवन है. So speed of recession was 6.2 into 10⁻⁶, right. 6.2 into 10⁻⁶ is equal to Hubble's constant h naught is 2.3 times 10⁻⁻18 multiply by distance d. आप यहां से डिस्टेंस d को फाइंड आउट कर लो बच्चों, कर लो. 6.2 into 10⁻⁶ divided by 2.3 into 10⁻⁻18. This value is 2.7 into 10⁻24. So बच्चों, this is definitely a lot of light years. एक डिस्टेंट गैलेक्सी जो आपके से इतने दूर है वो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ लाइट ईयर्स दूर है, एंड दिस इज़ वेरी लार्ज डिस्टेंस. यहाँ से आपको रियलाइजेशन होती है कि अल्लाह ताला की यूनिवर्स बहुत बड़ी, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आई गेस न्यूक्लियर फिजिक्स एंड बाइंडिंग एनर्जी. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस. डेफिनेटली आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट all the nucleons of a nucleus to what distance? To infinity, right? So you will write binding energy of a nucleus is the energy required to separate all the nucleons. पानी पी लूं पानी, thank you. To separate all the nucleons of a nucleus to infinity, right? अच्छा बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो आपका एक न्यूक्लियस होता है, कंसोलिडेटेड न्यूक्लियस, उसका मास सेपरेट न्यूक्लियन से थोड़ा सा बता दें. नॉलेज को अपने पास छुपा कर नहीं रखना सर, साथ कहते हैं नॉलेज को बांट देना, ठीक है. मास थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ सेपरेट न्यूक्लियंस, ठीक है. उसकी रीज़न ये है कि बच्चों, जब आप एक न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, जो एनर्जी पोटेंट करते हैं, दैट बिकम द पार्ट ऑफ देयर मास, ठीक है. तो जब न्यूक्लियन सेपरेट होते हैं उनका मास थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है. टेबल 9.1 शोज masses ऑफ 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड अ पोलोनियम, ठीक है. 212 है पोलोनियम, और यहाँ से इसका एटॉमिक नंबर पता चल रहा है. नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 84 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप फाइंड आउट कर सकते हो 212 - 84 से.
ठीक है। फॉर द पोलोनियम डिटर्मिन द मास डिफेक्ट इन केजीज। अच्छा, यहाँ पर जनाब उसने आपको मास दिया हुआ है यू की टर्म्स में। यू क्या होता है? यू होता है जनाब, पता है ना, एटॉमिक मास यूनिट, पता है ना। एटॉमिक मास यूनिट ये वैल्यू डाटा में गिवन है, जाकर देख लो। 1.66 इंटू 10⁻⁻27। तो बच्चों आपको मैंने बताया है कि सेपरेट न्यूक्लियॉन्स का मास थोड़ा ज़्यादा है, न्यूक्लियस का मास थोड़ा कम है। तो सबसे पहले आप मास डिफेक्ट फाइंड आउट करो, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं जनाब वो 84 हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 212 माइनस 84 128 128। सो मास डिफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। बच्चों दोबारा से बता रहा हूं कि सेपरेट न्यूक्लियॉन्स का मास थोड़ा सा इतू सा ज़्यादा होगा, ठीक है। 84 प्रोटॉन्स का मास कितना होगा इन टर्म्स ऑफ यू, दिस मच यू, राइट, 1.00776, ठीक है। हमारे टाइम पे इस लाकत भाई वो क्या होता था, 090078601, मुझे वो याद आ गया इस नंबर से, 1.007276। ये कोई स्कैम नहीं कर रहे, ये वैल्यू गिवन है प्रोटॉन के मास की इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। तो यू लिख दो यार, इधर लिख लो या बाद में एंड पे कॉमन लिख देना, प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं। जो लोग तो नालायक है ना, उनको तो यही नहीं पता चलेगा न्यूट्रॉन्स कितने। ये तो आप छोड़ दो ना, वो गलत, वो कहेंगे केमिस्ट्री आ गई, आंधी नहीं की करिए। लेकिन आपको पता है जो बच्चे थोड़े से नालायक की बाउंड्री से थोड़े से बाहर है, उनको पता है कि टोटल न्यूक्लियॉन्स में से प्रोटॉन्स निकाल दें, बाकी न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर गलती से 212 ना लिख देना, 128 न्यूट्रॉन्स हैं, 128। न्यूट्रॉन्स का मास कितना है इन टर्म्स ऑफ यू, 1.007665 यू, राइट। क्या माइनस करना है इसमें से बच्चों, यहाँ से माइनस करना है आपने कंबाइंड मास ऑफ अ न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ यू, विच इज़ 211942749, ठीक है यू। जब जो यहाँ से आपके पास मास डिफेक्ट आएगा पहले इन टर्म्स ऑफ यू, तो आप लिखेंगे 84 टाइम्स 1.007276 प्लस 128 टाइम्स 1.008665 माइनस 211.94279। So in terms of U, ये मैथ्स आ रहा है और मैंने इसको अभी तक राउंड ऑफ नहीं किया और आपने भी राउंड ऑफ नहीं करना, ठीक है। सदाक भाई इनको मशवरा दे दूं फ्री का, दे दें, आप खुद फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनकी तरह। सो बेसिकली बच्चों आपको ये एक तजवीज़ है, तजवीज़ कोई दवाई का नाम नहीं है, सजेशन को कहते हैं तजवीज़, कि आपने इसकी वैल्यू को बिल्कुल आंसर पे जाके राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक वैल्यूज़ अनराउंडेड लिखनी है, राइट। अब इन टर्म्स ऑफ यू लिखेंगे आप 1.777555, यू की वैल्यू देखेंगे डाटा बुकलेट से आपको मिलेगी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 यू, है ना, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। सो बच्चों ये मैथ्स आ रहा है जनाब, मैं पहले अनराउंडेड लिख दूं 2.9507413, आगे कैलकुलेटर नहीं बता रहा, उसकी औकात नहीं है आगे बताने की। आप 3SF में फाइनल आंसर लिखेंगे दिस मच केजीज, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी। तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिविटी, इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी, delta m times c square, where c is the speed of light in vacuum. This equation relates mass with energy. So mass defect is 2.95 times 10⁻⁻27. Speed of light is 3 into 10⁸ with a square on it. ठीक है,
सदाकत भाई, अगर वीडियो में मैं छुप रहा हूँ, नहीं पेपर छुप रहा हो, तो मुझे छोटा नहीं करना, मैं पूरा आना चाहिए। बच्चे खुद कैलकुलेट कर लेंगे मेरे पीछे क्या है, आपने नहीं कैलकुलेट करना, ठीक है। मैं पूरा आना चाहिए, मेरी जगह पूरी आनी चाहिए, ठीक है। जो मेरे पीछे चीज़ है ना, वो बच्चे हिसाब किताब लगाएंगे कि मेरे पीछे क्या है, या जब मैं स्क्रॉल करूँगा वो खुद देख लेंगे। ओके, 3 इंटू 10 रेज़्ड पावर 8 स्क्वायर। सो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी इन जूल्स इज 2.66 इंटू 10 रेज़्ड पावर -10 जूल्स। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स नहीं, न्यूक्लियॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। टोटल न्यूक्लियॉन्स आर 212, राइट। सो आप लिखेंगे जनाब, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, आपने पूरा लिखना है एग्जाम में, पूरा डिवाइडेड बाय न्यूक्लियॉन नंबर, जिसको आप केमिस्ट्री में एमआर भी कहते हो, यहाँ पर आप न्यूक्लियॉन नंबर कह देते हो, बात वही है। 2.66 इंटू 10 रेज़्ड पावर -10 डिवाइडेड बाय क्या था, 212 था, याद नहीं करना, आपने रीड कर लेना, ये लिखी है S212। तो आपने आंसर को डिवाइड करना है, 212, योर वैल्यू इज 1.25 इंटू 10 रेज़्ड पावर -12 जूल्स, ठीक है। 1.25 इंटू 10 रेज़्ड पावर -12, ठीक है। ऑन फिगर 9.1 sketch the variation with nucleon number A of the binding energy per nucleon for values from 1 to 250। अच्छा, मैंने पास पेपर में ऑनेस्टली ये वाला पार्ट पहली बार ही आते देखा है कि आप शेप ड्रॉ करो। इसका मतलब है आपको शेप याद होनी चाहिए, मुझे तो याद है, आपको भी याद होनी चाहिए। इस शेप में कुछ ऐसे फ्लक्चुएशंस आती हैं, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू आती है और फिर यहाँ डिप आता है, ठीक है। क्या आपको पता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इन नेचर, द वन विच हैज़ मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एंड दैट इज आयरन 56। वो यहाँ पे है, लेकिन हमने क्या मेंशन करना है, ऑन फिगर, ऑन योर फिगर, on your line in figure 9.1 draw x to show the approximate position of पोलोनियम 212। एंड पे बहुत कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी, बिकॉज 250 यहाँ पर है और वैसे भी आयरन 56 के बाद आना है और काफ़ी बाद आना है, सो 250 से कुछ पहले 212 आएगा। सो एट दिस मार्क ड्रॉ एन एक्स, तो इस पॉइंट पे बच्चों आप एक्स ड्रॉ कर देंगे, इधर आप एक्स मार देंगे। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एंड अंडरगोज एल्फा डिके। अच्छा बच्चों, पोलोनियम जब अल्फा डिके अंडरगो करेगा, सो इट वाज बेसिकली, दोबारा से सिंबल देख लूँ यार, केमिस्ट्री नहीं आती मुझे, सिंबल उसने भी नहीं लिखा, चाहिए ही नहीं है, ठीक है। ये लिखा हुआ है सिंबल PO 84 और 212। सो पोलोनियम विच इज 84 and 212 undergoing alpha decay will result in the formation of new element, a daughter nucleus, जिसका proton number will decrease by 2 and nucleon number will decrease by 4, plus alpha particle plus emission of energy। अब देखते हैं कि वो क्या पूछ रहा है। अच्छा, जो आपका डॉटर न्यूक्लियस है बच्चों, दैट विल बी मोर स्टेबल, बिकॉज जब पोलोनियम से कोई चीज़ न्यू प्रोड्यूस हुई है, उसका न्यूक्लियन नंबर कम है, वो यहाँ पर लाई कर रही है, तो आप देख सकते हैं दैट हैज़ अ बिट ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, राइट। सो वो पूछ रहा है जनाब, suggest and explain with reference to figure 9.1 why alpha decay of polonium 212 results in release of energy। तो बच्चों आपको तो वैसे ही पता चलना है, because the new nucleus form has
greater binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon. Right? The new nucleus form has greater binding energy per nucleon and it is more stable. बच्चों आपको पता है कि जो चीज़ लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट होती है सो वहाँ पर एमिशन ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होता है. राइट? पेपर ख़त्म हो गया. गैस करें हुआ ख़त्म कि नहीं हुआ? नहीं हुआ. पेपर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ. यू हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू अल्ट्रासाउंड मेडिकल फिजिक्स. बुक से पढ़ लेना, नोट से पढ़ लेना, वीडियोस आ जाएंगी और पढ़ लेना. ठीक है. डिस्क्राइब हाउ रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड पल्सेस may be used to obtain diagnostic information about the internal structure. तो बच्चों होता ये है कि जब आप बॉडी के ऊपर प्रोब प्लेस करते हैं वो प्रोब अल्ट्रासाउंड वेव्स को बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करवाता है और वो अल्ट्रासाउंड वेव्स डिफरेंट लेयर सच एज फैट मसल लेयर, मसल बोन लेयर, डिफरेंट लेयर से सर्टन इंटेंसिटी में रिफ्लेक्ट बैक होती है. ठीक है. तो आप लिखेंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स reflect from different boundaries, right? Intensity of reflected rays या intensity of received ultrasound gives information about the nature of boundary and time delay. And time gives information कि जितने टाइम के बाद वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आई. gives information of the total distance traveled या depth या distance within the body. Define specific acoustic impedance of a medium. बच्चों आपको ये लिखना सा ज़रूरी है of a medium. राइट? आप लिखेंगे specific acoustic impedance. किसी मीडियम की होती है ना, जिस तरह डेंसिटी आप लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन अगर आप लिखते हैं डेंसिटी ऑफ अ मीडियम या डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस तो आपकी स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रांग हो जाती है बिकॉज डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद सर्टन सब्सटेंस. ठीक है. फॉर एग्जांपल आयरन एक सब्सटेंस है, एयर एक सब्सटेंस है, वाटर एक सब्सटेंस है. सिमिलरली डेंसिटी इज ऑल्सो acoustic impedance is also associated with substance या medium. तो आप लिखें specific acoustic impedance ऑफ अ मीडियम. ऑफ अ मीडियम जरूर लिखा करें. इज द प्रोडक्ट ऑफ density of that medium and speed of ultrasound in that medium. Speed of अल्ट्रासाउंड, वो कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं. साउंड, अल्ट्रासाउंड नहीं अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड इन दैट मीडियम. और बच्चों एक चीज़ को याद रख ले कि जो सब्सटेंस डेंस होता है ऑटोमेटिकली उसकी डेंसिटी तो ज़्यादा है ही, उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होती है. जैसा कि आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, स्पीड इज स्लोएस्ट इन एयर, फास्टर इन लिक्विड्स एंड फास्टेस्ट इन सॉलिड्स बिकॉज दे आर मोर डेंस. तो डेफिनेटली ऐसे सब्सटेंस जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है दे हैव ग्रेटर स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इम्पिडेंसेस. राइट? किस सिंबल से रिप्रेजेंट होती है? सिंबल जी से रिप्रेजेंट होती है फॉर योर नॉलेज एंड इट्स फॉर्मलाइज रो सी. ठीक है. टेबल 10.1 shows some data
फॉर द वाटर एंड फॉर गिलास. ठीक है. डिटर्मिन द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर अल्ट्रासाउंड दैट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास वाटर बाउंड्री. जी बच्चों, सबसे पहले आप इनकी स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इम्पिडेंसेस फाइंड आउट कर लें. आप वाटर की स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इम्पिडेंस को Z1 कह दो और ग्लास की स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इम्पिडेंस को Z2 कह दो. आप स्विच भी कर लो तो आपके आंसर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपके आंसर्स सेम ही आएंगे. तो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ देयर डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन दैट मीडियम. सो कैलकुलेटर थक गया मेरा, मैं नहीं थका, आपने भी नहीं थकना. So the first one is 142,000 and the next one is 2500 multiplied by 4560. This is 114 penta 0. ठीक है जी बच्चों, आपने इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड करना है. इसका सिंबल है अल्फा. ये बेसिकली रेशो ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी टू द इनिशियल इंटेंसिटी होती है. द फॉर्मूला इज Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर. अब कौन सी वैल्यू बाद में आएगी, कौन सी बाद में आएगी और पहले आएगी, कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज आंसर का डिफरेंस होगा ना, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. जब स्क्वायर होगा तो आंसर दोनों का ही सेम आ जाएगा. आप कोई भी वैल्यू पहले और कोई भी वैल्यू बाद में लिख सकते हैं. सो यू विल राइट 142,000 माइनस 114 पेंटा 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या करना है, ऐड करना है, राइट. 142,000 प्लस 114,000 स्क्वायर. जीरोस का घपला नहीं करना, ठीक है जी बच्चों. यू हैव टू सॉल्व इट फॉर अल्फा. थोड़ी सी एफर्ट करें और कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट इन करें. सो 142,000 माइनस 114 1 2 3 4 5 zeros डिवाइडेड बाय 142,000 प्लस 114 1 2 3 4 5 का स्क्वायर. आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.6060173114. आप लिख दें जनाब, 3 ऐसे में लिख देंगे 0.0606. और इस पेपर में से जब आपसे पूछता है ना इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, वहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी टेक्निकल हो जाता है, लेकिन उसने तो क्वेश्चन बड़े इजी नोट पर एंड कर दिया. एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ द पेपर. इस पेपर में 10 क्वेश्चंस थे, 10 हो या 12 हो, उनका टोटल बच्चों 100 ही होता है. सो बच्चों, दिस इज़ द सिंसियर एफर्ट वी आर पुटिंग इन फॉर यू. आप इसको फॉर ग्रांटेड ना लें, आप इन चीज़ों से लर्न करें और अपनी और प्रैक्टिस करें. दिस इज़ सदका जारिया फ्रॉम आवर साइड. इसका फ़ायदा आप लोगों को भी होगा और सवाब हमारे पेरेंट्स को भी मिलेगा. बेसिकली आई डेडिकेट ऑल माई एफर्ट फॉर माई डिपार्टेड फादर. आप उनके लिए भी दुआ कीजिए और जितने लोग फौत हो गए हैं सबके लिए दुआ कीजिए. और हम वीडियो को हैप्पी नोट पे एंड करेंगे. आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स. स्टे कनेक्टेड थ्रू यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ऑल द प्लेटफॉर्म्स. आप आकर भी मिल सकते हैं, मीट एंड ग्रीट कर सकते हैं. अच्छा सा गिफ्ट लेके आइए स्लेट पे आते हुए और वी विल ट्रीट यू इन अ बेस्ट पॉसिबल वे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.